हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज के इस वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं बैंक प्रमोशन एग्जाम के बारे में। तो बैंक प्रमोशन की सीरीज में हम हर एक टॉपिक के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं, चाहे वो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड है, चाहे वो लीगल बैंकिंग से रिलेटेड है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, गवर्नमेंट स्कीम्स हो, आरबीआई अपडेट्स हो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड। सो मेक श्योर टू ज्वाइन द सेशन एट द अर्लीस्ट। एंड साथ के साथ जो वीडियो है उसको लाइक जरूर करते रहे, शेयर जरूर करते रहे अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं फॉर द बैंक प्रमोशन एग्जाम्स। अगर आप प्रीमियम यूजर हैं तो आपको पीडीएफ का एक्सेस भी साथ में ही मिल जाता है। एंड फर्दर यू विल बी गेटिंग द एक्सेस टू द बैंकिंग अवेयरनेस कैप्सूल 2। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट्स रिलेटेड टू द कंपनीज एक्ट, राइट। तो न्यू कंपनीज बिल 2013 टॉपिक है जिसके बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें। एंड इसमें हम आईओएस यानी कि इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग, जो आपका ओम्बड्समैन स्कीम है, नॉट इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बट इंटीग्रेटेड जो ओम्बड्समैन स्कीम है, आरबीआई आईओएस है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, राइट। चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो जब भी आप किसी कंपनी का अकाउंट ओपन करते हैं उस टाइम पर आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे। अब कंपनी क्या है? कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि ह्यूमन एंटिटी से अलग है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक लीगल पर्सन है। एंड कंपनी को बनाया जाता है, उसकी रजिस्ट्रेशन करते हुए बनाया जाता है। और रजिस्ट्रेशन किसके पास होती है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। एंड जब भी रजिस्ट्रेशन होता है, राइट, उसके बाद कंपनी अपना बिजनेस कमेंसमेंट करती है, स्टार्ट। कंपनी का एक ऑफिस होता है, हेडक्वार्टर होता है, हेड ऑफिस होता है। एंड साथ के साथ कंपनी की कॉमन सील होती है। जो कंपनी की कॉमन सील होती है वो कंपनी के सिग्नेचर्स की तरह एक्ट करती है। और कंपनी के केस में एक होते हैं ऑनर्स, यानी कि मेंबर्स जिनकी ऑनरशिप है, जिनका स्टेक है उस कंपनी में। और दूसरे होते हैं डायरेक्टर्स, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही है जो बेसिकली कंपनी को मैनेज करते हैं। कंपनी की जो भी दिनचर्या है, डे टू डे चीजें हैं, उनको मैनेज करने का काम क्या है? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। सो इन द केस ऑफ कंपनी जो ओनरशिप है वो अलग है फ्रॉम द मेंबरशिप, ठीक है। तो ओनरशिप जो रहती है वो बेसिकली मैनेजमेंट से लगे, नॉट फ्रॉम द मेंबरशिप, वो मैनेजमेंट से अलग होती है। मैनेजमेंट का पार्ट अलग रोल लोग प्ले करते हैं। और जो पर्टिकुलर आप कह लो कि ओनरशिप होती है वो अलग पर्संस के पास होती है, राइट। यहां तक के पॉइंट क्लियर है। और साथ ही साथ कंपनी के केस में परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि कंपनी की कभी भी डेथ नहीं होती। अगर कंपनी कभी डेथ होगी तो डेथ विल बी द लीगल डेथ ऑफ द कंपनी ओनली, अदरवाइज देर इज नो डेथ ऑफ द कंपनी। कंपनी को लीगली वाइंड अप करना पड़ेगा, लिक्विडेट करना पड़ेगा। कंपनी का क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन होता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फैक्ट्स ओवर हियर। इन द केस ऑफ कंपनी यू रिक्वायर अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं ये। पब्लिक डॉक्यूमेंट कहने का मतलब है कि जब भी कोई पर्सन डील करता है किसी कंपनी के पास तो ये माना जाता है कि आपने इन डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू कर लिया है। तो इसमें वो चीजें होती हैं जो बताती हैं कि कंपनी आउटर वर्ल्ड के साथ किस तरह से डील करेंगी, वो चीजें बताई जाती हैं इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और कंपनी के इंटरनल बाय लॉज क्या हैं, इंटरनली कंपनी किस तरह से चलेगी, वो सब चीजें किसमें बताई जाती हैं? दोज ऑल थिंग्स आर कवर्ड अंडर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उन सभी चीजों को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कवर किया जाता है। इंटरनल प्रोसीजर्स क्या रहने वाले हैं, प्रोसेसेस क्या रहने वाले हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्या रहने वाले हैं, दोज ऑल थिंग्स आर कवर्ड अंडर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फर्दर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। कंपनी के बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में है। और फर्दर इन केस ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है डेट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। यानी कि जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है कि भाई आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। एंड इसके अलावा जब आप अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो कंपनी के केस में होता है एक रेजोल्यूशन विच विल बी गिवन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो एक रेजोल्यूशन देंगे एंड इसमें वो बताएंगे कि कंपनी के ऑथराइज्ड सिग्नेटरी कौन रहने वाले हैं एंड साथ के साथ वो ये भी बताएंगे कि ऑपरेशंस कैसे रहेंगे अकाउंट के, सब चीजें इसमें बताई जाएंगी। एंड दिस रेजोल्यूशन इज अ मेन डॉक्यूमेंट, राइट, एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एंड इट इज टू बी हैव अ कॉमन सील। कॉमन सील होना जरूरी है ऑथराइज सिग्नेटरी, या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी के जो सिग्नेचर्स हैं वो इसमें होने जरूरी हैं, ठीक है। और साथ के साथ जो ऑथराइज सिग्नेटरी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लगेंगे। क्लियर है चीज? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में मेंबर्स के बारे में बात करूं, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। वैसे पूरा का पूरा ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इन केस ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रहते हैं दैट इज 2 एंड मैक्सिमम नंबर्स आर 200। बट इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो रहते हैं 7 एंड मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती है, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। लाइक मान लो इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस इज अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी? एनीवन काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। Kindly do answer at the earliest. In case of Infosys, if we talk about, Infosys is a public limited company or a private limited company? तो डेफिनेटली जो Infosys है that is a public limited company, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, राइट। क्यों? क्योंकि उसके शेयर्स पब्लिकली ट्रेडेड है, उसके शेयर्स पब्लिकली ट्रेडेड हैं, पब्लिकली अवेलेबल है, यानी कि कोई भी पर्सन उसके शेयर्स को परचेज कर सकता है। यू कैन बी परचेजिंग द शेयर्स ऑफ द इन्फोसिस एंड आप उसके पार्ट ऑनर बन सकते हैं, राइट। सो इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे दैट इज 7 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं दैट इज 15। वो कितने रहेंगे? दोज आर सॉरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं है, देयर इज नो अपर लिमिट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। डायरेक्टर्स की लिमिट है, डायरेक्टर्स जो रहेंगे चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो रहेंगे दैट इज 15। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने रहेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इट इज 2 एंड इन केस ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी इट इज 3, ठीक है। एंड पहले क्या होता था कि आपको मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अब कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, नाइदर इन द केस ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉर इन द केस ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पहले लेकिन ये रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, ठीक है। तो कंपनी के एसेंशियल फीचर्स की अगर बात करें, सबसे पहली बात है कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि अगर इसके मेंबर्स की डेथ होती है, रिटायरमेंट होती है, इंसॉल्वेंसी होती है तो कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड कंपनी के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि देखो पार्टनरशिप फर्म के बारे में जब हमने बात करी थी, आई टोल्ड यू वेरी मच क्लियरली दैट इन द केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वी आर हैविंग द सिनेरियो रिलेटेड कि भाई आप पार्टनरशिप फर्म के केस में लाइबिलिटी जो होती है दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वी टॉक्ड अबाउट दैट वी आर हैविंग द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है कि पार्टनरशिप फर्म के केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। व्हाट डज इट इंडिकेट? कि जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल लाइबिलिटी भी होती है और साथ ही साथ उनकी जो उनका एस्टेट है, राइट, जो इन्वॉल्व है पार्टनरशिप फर्म में वो तो इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ पर्सनल लाइबिलिटी भी होती है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। लाइक अगर आप कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो, ये थोड़ा ना कि वो आपके पर्सनल एसेट्स के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे कल को अगर कंपनी का दिवालिया निकलता है तो। नो, दैट इज नॉट द केस विच इज अवेलेबल, राइट। तो इन केस ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी और सम कंपनी, जो कंपनी के केस में लाइबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, देयर इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी। इट कुड बी लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये भी हो सकता है कि लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स हो, यानी कि जितने आपके पास शेयर्स अवेलेबल हैं उतनी लाइबिलिटी हो, या लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकता है, या अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी हो सकती है अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है तो। बट इन जनरल अगर हम देखें, कंपनी को बनाने का, इनकॉर्पोरेट करने का मेन पर्पज ये होता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए। और कंपनी के सिग्नेचर्स को क्या कहते हैं? व्हाट वी से, कंपनी सिग्नेचर, जो ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं कंपनी के, उनको क्या कहा जाता है?
कंपनी के सिग्नेचर को कहा जाता है कॉमन सील, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, दैट इज नॉट मैंडेटरी। एंड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं दोज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। अगर मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करता हूं तो उस केस में जो कंपनी के शेयर्स हैं दोज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड सेपरेट प्रॉपर्टी ओनरशिप होती है, राइट। तो अगर मैं इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से बात करूं तो कंपनी की क्या क्या टाइप्स होती हैं। अगर मैं इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से बात करता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेल, कि कंपनी का जन्म किस हिसाब से हुआ है। इट कुड बी रिलेटेड टू कि किसी पर्टिकुलर चार्टर के अंदर कंपनी को बनाया गया है तो इट विल बी सेड टू बी द चार्टर्ड कंपनी, तो उसको क्या कहा जाएगा, दैट विल बी सेड टू बी द चार्टर्ड कंपनी। इंडिया में ऐसी कंपनीज नहीं होती हैं किसी रॉयल चार्टर के अंदर कंपनी को बनाया गया हो। हाँ, दूसरी कंपनी अगर मान लो किसी लेजिस्लेचर के अंदर बनाया गया है, किसी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बनाया गया है, तो ऐसी कंपनी को क्या कहेंगे, वी से सच कंपनी टू बी स्टैच्यूटरी कंपनी। ऐसी कंपनी को हम स्टैच्यूटरी कंपनी कहते हैं, राइट, दैट इज अ स्टैच्यूटरी कंपनी। जैसे मान लो LIC है। फर्दर अगर कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो सिंपली उसे क्या कहेंगे, वी से सच कंपनी टू बी रजिस्टर्ड कंपनी। हर एक कंपनी को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी होता है एंड जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी उसे क्या कहेंगे, विल बी सेइंग इट टू बी रजिस्टर्ड कंपनी। अच्छा, ये तो इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से था। अगर मैं बेस्ड ऑन लाइबिलिटी की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द लाइबिलिटी, तो एक होगा कंपनी लाइबिलिटी बाय द कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एक तो होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि जितने शेयर्स है मैक्सिमम लाइबिलिटी आपके पास उतनी है, जितनी फेस वैल्यू होती है उतनी लाइबिलिटी है, उससे ज्यादा की लाइबिलिटी नहीं होगी। दूसरा होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि अगर आपने कोई गारंटी दी है, जितने अमाउंट तक की गारंटी देगी आपकी उतनी लाइबिलिटी होगी, राइट, उससे ज्यादा की लाइबिलिटी आपकी नहीं होगी, दैट इज सेड टू बी द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एंड एक टाइप होती है लाइबिलिटी के क्लॉज के हिसाब से, डेट अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे पार्टनरशिप फर्म के केस में होता है। बट अगर आप ऐसे ही बना ही रहे हो कंपनी तो आई डोंट थिंक सो उसका कोई बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि मेंबर्स की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी उस केस में भी, यानी कि उनके पर्सनल एसेट्स भी लाइबल हो जाएंगे, राइट। तो ये चीज होती है। अच्छा, फिर से अब बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर जरूर करें। काइंडली डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर द वीडियो एट द अर्लीएस्ट। अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो समझ में आ रही है अगर वीडियो, तो ठीक है। कितने नंबर मैक्सिमम होता है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, इट इज 200। प्राइवेट कंपनी के केस में जो मिनिमम मैक्सिमम नंबर है दैट इज 2 और 200। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 है, मैक्सिमम नंबर 200 है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पब्लिक कंपनी तो मैक्सिमम क्या है, दिस इज 7 मिनिमम एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड। मैक्सिमम अनलिमिटेड है, there is no restriction related to the number of members. And already I told you about the directors की लिमिट क्या है, this is 2 and 15 in case of the private limited company, and for public limited company it is 3 and 15। क्लियर है ये पार्ट, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई हैं सभी को, यस लिख दीजिए अगर चीजें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, अगर मैं बताऊं रिलेटेड टू प्राइवेट कंपनी तो बता दिया, पब्लिक कंपनी बता दिया, कंट्रोल के हिसाब से कंपनीज कौन सी होती हैं, बेस्ड अपॉन कंट्रोल, यहां पर लिख देता हूं। कंट्रोल के हिसाब से कौन सी कंपनी होती है, एक कंपनी होती है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो होगी जिसके पास शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा है, जिसके पास वोटिंग पावर 50% से ज्यादा है, उस कंपनी को हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी, राइट। और एक होती है सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी जिसकी पेरेंट कंपनी होगी अलग से या जिसे कंट्रोल किया जाएगा होल्डिंग कंपनी के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, वी से सच कंपनी टू बी द सब्सिडरी कंपनी। ऐसी कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। क्लियर है। एंड अगर मैं ऑनरशिप के हिसाब से देखूं, बेस्ड अपॉन ऑनरशिप, तो एक होती है गवर्नमेंट कंपनी।
गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक 51% या उससे ज्यादा है। गवर्नमेंट का जो स्टेक है, इफ इट इज 51% और मोर देन दैट, इन दैट सिनेरियो इट इज सेड टू बी द गवर्नमेंट कंपनी, उसे गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। बट अगर स्टेक 51% से कम है पेड अप शेयर कैपिटल का, तो उसे हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, आई टोल्ड यू डिफरेंट टर्म्स, लाइक मैंने आपको फेस वैल्यू के बारे में बताया, आई टोल्ड यू अबाउट द पेड अप शेयर कैपिटल। डू यू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, यस और नो? काइंडली डू कंफर्म, अदरवाइज आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या होती हैं ये चीजें। अदरवाइज आई टेल यू कि क्या चीजें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते चीजों को। दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट? यू शुड बी हैविंग द नॉलेज रिलेटेड टू दीज। चलिए बता देता हूं एक बार मैं। लेट मी ओपन अ शीट ओवर हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? सो वी आर हैविंग अ रफ शीट विद अस नाउ, ठीक है? तो इस तरह से सोचो, कंपनी यहां पर है, कंपनी, राइट? और कंपनी का मेजर पर्पस क्या है? कंपनी को अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना है ताकि अपने बिजनेसेस में लगा पाए, ठीक है? अपने बिजनेस में कंपनी पैसा लगा पाए, कंपनी को अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना है। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी के पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है दैट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, राइट? और इसमें होती है एक क्लोज जिसको हम कहते हैं कैपिटल क्लोज, राइट? अलग अलग क्लोज होती है, नेम क्लोज, प्लेस क्लोज, राइट? तो इसमें क्लोज होती है दैट इज अ कैपिटल क्लोज। नाउ कैपिटल क्लोज में ये बताया जाता है कि कंपनी किसी भी टाइम पर मैक्सिमम पैसा कितना उठा सकती है। कंपनी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मैक्सिमम जो पैसा है वो कितना उठा सकती है, एंड उसे हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द ऑथराइज्ड कैपिटल। जो मैक्सिमम पैसा कंपनी उठा सकती है उसे कहा जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। क्लियर है चीज? व्हाट वी से इट टू बी? वी से इट टू बी द ऑथराइज्ड कैपिटल, कि मैक्सिमम पैसा कंपनी कितना उठा सकती है किसी भी टाइम के ऊपर। लेट्स से केस की हम बात करते हैं एबीसी कंपनी के बारे में, एंड हम कहते हैं कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और मैक्सिमम जो पैसा ये उठा सकती है किसी भी टाइम के ऊपर, लेट्स से इट इज 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ ये मैक्सिमम पैसा उठा सकती है, राइट? यहां तक क्लियर है? अब कंपनी डिसाइड करती है कि मैं इस 10,000 करोड़ में से जो आईपीओ इशू करूंगी, जो आईपीओ इशू करूंगी वो इशू करने वाली हूं 5,000 करोड़ का। कितने का? 5,000 करोड़ का आईपीओ इशू करना है इस कंपनी ने, राइट? तो ये बन जाएगा इशूड कैपिटल। जो कंपनी इशू करना चाहती है वो बन गया इशूड कैपिटल। एंड वो इशूड कैपिटल कितना मैंने आपको बताया? आई टोल्ड यू इट टू बी 5,000 करोड़। कोई अमाउंट नहीं होता, जस्ट आपको एजम्पशन से के साथ अमाउंट यहां पर बता रहा हूं, बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट? सो दैट इज योर 5,000 करोड़ ओवर हियर। क्लियर है चीज, राइट? अब ये 5,000 करोड़ जो है ये कंपनी इशू करना चाहती है। लेट से आईपीओ आएगा, आईपीओ जो है उसका प्रोस्पेक्टस जाएगा सेबी के पास, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जाएगा, उसमें मैक्सिमम अमाउंट ये बताया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली कंपनी डील विद इट, राइट? अब उसके बाद क्या हुआ? लोग अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स रिटेल इन्वेस्टर अपने अलॉटमेंट लगाएंगे एएसबीए के थ्रू, राइट? एंड इसके अलावा जो क्यूआईबीज हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, वो अपनी बिड्स लगाएंगे, राइट? कॉर्पोरेट सेक्टर्स के तहत। अब ये क्या करेंगे? एप्लीकेशंस देना स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? वी से इट टू बी सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन कहते हैं। एंड जो सब्सक्रिप्शन होती है ना, ये अब क्या होती है? ओवर भी हो सकती है, यानी कि आपने जो शेयर निकाले मार्केट में वो निकाले 5,000 करोड़ के, लेकिन अगर आपके पास एप्लीकेशन 6,000 करोड़ की आ गई तो इट कुड बी द केस कि आपके पास एप्लीकेशंस आ गई 6,000 करोड़ की, पहला केस। दूसरा केस कि आपके पास एप्लीकेशंस आई सिर्फ और सिर्फ 4,600 करोड़ की, आपने निकाला 5,000 करोड़ का लेकिन 4,600 करोड़ की आई। सो दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो क्या है कि आपने ओवर सब्सक्रिप्शन होगी आपके शेयर्स की, यानी कि आपने शेयर्स निकाले 5,000 करोड़ के, लेकिन आपके पास एप्लीकेशन आ गई 6,000 करोड़ की, भाई 6,000 करोड़ के लोग शेयर डिमांड कर रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, राइट? तो उस केस में क्या कहेंगे? वी से इट टू बी द केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन। हम उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। एंड जहां पर कम है उसे क्या कहेंगे? वी से इट टू बी अंडर सब्सक्रिप्शन।
We will be saying it to be under subscription or the over subscription. Clear है ये पार्ट? Now when we are telling कि ये over subscription है या फिर under subscription है, राइट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एज सच, तब तक अलॉटमेंट के हिसाब से अगर ना देखे तो। यानी कि इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ये नहीं है कि आप 6000 करोड़ के शेयर्स अलॉट कर दोगे, आपने करने वही है जो आपने इश्यू करने थे मैक्सिमम, ठीक है, 5000 करोड़ के। तो उसके केस में हम डिसाइड करेंगे किसको कितने शेयर्स देने हैं, या तो हम सभी को प्रो राटा बेसिस के ऊपर दे देंगे, यानी कि जितनी भी एप्लीकेशंस आई किसी को 90% मिल गए, किसी को 50% मिल गए, उसके हिसाब से दे देंगे। या फिर हम क्या करेंगे, कई पर्सन को शेयर्स इश्यू कर देंगे, कईयों को नहीं करेंगे, राइट, दैट कुड बी द केस। लेकिन वो कौन सी कैपिटल होती है, दैट इज अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल के बाद जो कैपिटल का नाम आता है माइंड में, दैट इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल कुड बी मोर देन दैट, ये ज्यादा भी हो सकती है इसलिए 2 सर्कल बना रहा हूं, या फिर ये कम भी हो सकती है, ये ज्यादा भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है। और इसे हम क्या कहते हैं, वी से सच कैपिटल टू बी द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। लेकिन अभी तक एक्चुअल में कोई पैसा कंपनी के पास आया नहीं है, राइट। अब जब अलॉटमेंट हो जाएगी तो लोग पैसा पे करेंगे, कंपनी पैसा मांगेगी, राइट। एंड जो पैसा एक्चुअल में कंपनी के पास आएगा, जो पैसा एक्चुअल में कंपनी के पास आएगा, डेट इज सेड टू बी व्हाट, उसको हम क्या कहते हैं, वी से सच अमाउंट टू बी पेड अप कैपिटल, राइट। उसे हम क्या कहेंगे, वी से इट टू बी द पेड अप कैपिटल। तो आपके पास अलग अलग तरह की कैपिटल है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड नाउ। लाइक वन, इट इज रिलेटेड टू द, सबसे पहले क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल, जो मैक्सिमम कैपिटल है, जो कंपनी ऑथराइज्ड है, जो वो इशू कर सकती है मैक्सिमम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, उससे ज्यादा पैसा आप इशू नहीं कर सकते हैं, दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। अब उसमें से जो अमाउंट आपने इशू करना है, दैट इज द इशूड कैपिटल। जो एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इट कुड बी ओवर सब्सक्रिप्शन, इट कुड बी अंडर सब्सक्रिप्शन। एंड उसके बाद जो एक्चुअल में अमाउंट आपके पास आएगा कंपनी के पास, दैट इज अ पेड अप कैपिटल, दैट इज अ पेड अप कैपिटल। अच्छा, एक और कंसेप्ट होता है इसमें शेयर प्रीमियम का, इट इज रिलेटेड टू द शेयर प्रीमियम। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द टर्म शेयर प्रीमियम, ठीक है। बैलेंस शीट में आपको दिख जाएगा ये टर्म शेयर प्रीमियम, शेयर होल्डर्स इक्विटी तो दिखेगा दिखेगा, साथ में दिख जाएगा शेयर प्रीमियम। नाउ व्हाट इज इट, ये क्या चीज होती है, लेट्स से द केस कि आपके शेयर की फेस वैल्यू जो है वो है ₹100, वो ₹100 है, ठीक है। फेस वैल्यू आपके शेयर की, कंपनी के शेयर की ₹100 की है, एंड मार्केट में वो शेयर फ्लोट कर रहा है अराउंड ₹253 का, डेट इज फ्लोटिंग अराउंड ₹253। व्हाट डज दिस इंडिकेट, इसका मतलब है कि पेड अप कैपिटल जो है इसमें से वो तो ₹100 की है, और जो मेंबर की लाइबिलिटी रहेगी एक शेयर को लेकर के, वो मैक्सिमम लिमिटेड रहती है बाय द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, बाय द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। यानी कि अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपकी मैक्सिमम लाइबिलिटी ₹1000 की है, नॉट रिलेटेड टू 25,300, इट वुड बी ₹1000 ओनली, राइट। जो आपकी फेस वैल्यू उतनी आपकी मैक्सिमम लाइबिलिटी है, उससे ज्यादा की आपकी लाइबिलिटी नहीं है, राइट। इज इट क्लियर, ये चीज क्लियर है। एंड फर्दर अगर ₹253 का शेयर है तो ये 153 जो डिफरेंस अमाउंट है ना, व्हाट इज इट, इट इज योर शेयर प्रीमियम, इट इज योर शेयर प्रीमियम, राइट। सो दैट वाज अ कंसेप्ट रिलेटेड, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी पॉइंट अभी पेंडिंग है, कोई क्लियर नहीं हो रहा है, डू लेट मी नो। हिमांशु जी का मैसेज आया है, विद्या वायर्स के शेयर के बारे में बताएं कुछ सर। देखिए, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द मार्केट शेयर्स ओवर हियर, but we can discuss the concepts related to it. So if you are having conceptual theory or question related to it, we can discuss. ठीक है, चीज क्लियर होगी है। चलिए अभी चलते हैं आगे, वी ऑलरेडी रेड ऑल दीज पॉइंट्स। एंड जब भी कोई अकाउंट ओपन होता है तो क्या उस टाइम पर कोई अलग से इंट्रोडक्शन चाहिए कंपनी का अकाउंट ओपन करने के लिए? नो सेपरेट इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, कोई अलग से इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। एंड अगर कोई चेक है कंपनी की फेवर में तो वो सिर्फ बैंक अकाउंट के थ्रू पे होगा। इवन कंपनी का अगर बियरर चेक भी है ना तो उसे ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं कर सकते, डेट कैन नॉट बी पेड ओवर द काउंटर, इट इज नॉट टू बी पेड ओवर द काउंटर, बिकॉज कंपनी का जो चेक होगा, राइट, वो ओवर द काउंटर पे नहीं होगा, वो अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट जाएगा।
एंड लेट्स द केस कि अगर कोई कंपनी का चेक है तो वो किसी डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकता, दैट विल अमाउंट टू कन्वर्जन अंडर द सेक्शन 131। अगर कोई भी चेक है मान लो डायरेक्टर के नाम पर है, ठीक है, तो वो अलग चीज है, तो वो उसके पर्सनल अकाउंट में जा सकता है। लेकिन मान लो एबीसी कंपनी के नाम पर चेक है, तो ये इसका जो ऑथराइज सिग्नेटरी डायरेक्टर है उसके खाते में नहीं जा सकता चेक, अदरवाइज वो माना जाएगा कन्वर्जन माना जाएगा। एंड एज ए टोल्ड यू द कंपनी इज हैविंग द परपेचुअल सक्सेशन। कल को अगर डायरेक्टर की डेथ हो भी जाती है तो कंपनी जो है वो चलती रहेगी, ऐसा नहीं कंपनी के चेक को पे नहीं किया जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अगर इंडिविजुअल अकाउंट होता, इफ इट हैज बीन द इंडिविजुअल अकाउंट, तो क्या किया जाना था, तो उस टाइम के ऊपर अगर पर्सन की डेथ हो चुकी है और बैंक की नॉलेज में है कि हाँ कस्टमर की डेथ हो चुकी है, तो बैंक ऐसे चेक को एंटरटेन नहीं करता, बैंक नेवर एंटरटेन्स सच इंस्ट्रूमेंट। लेकिन देखो कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपनी का क्या है, कंपनी तो परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी तो हमेशा चलती रहेगी, कंपनी तो रुकने वाली नहीं है, कंपनी इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, राइट। तो उस सिनेरियो में क्या रहेगा, इन दैट सिनेरियो जो चेक है वो क्लियर किया जाएगा, अगर अदरवाइज वो इन ऑर्डर है, अगर अदरवाइज इन ऑर्डर तो उसको ऑनर किया जाएगा, राइट। फर्दर सभी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना मैंडेटरी है, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज अ क्लोज कि वो रिक्वायर्ड है भाई, रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। जितनी भी कंपनीज हैं उनका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जब भी वो इनकॉर्पोरेट हो गए हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर उनको बेसिकली रजिस्टर्ड ऑफिस अपना लेकर के आना पड़ेगा, उनको उनकी वेरिफिकेशन भी करवानी पड़ेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि कंपनी किस तरह से रिएक्ट करेगी, किस तरह से डील करेगी विद द आउटर वर्ल्ड, राइट। एंड कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी का जो भी पर्पस है वो मेमोरेंडम में बताया जाता है। अगर कोई भी कामकाज किया गया जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर है उसे अल्ट्रा वायर्स कहा जाएगा, that will be said to be the ultra wires, that will be said to be the ultra wires, right। and अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो ये कंपनी के बायलॉज, इंटरनल रूल्स, रेगुलेशंस के बारे में बताता है, बायलॉज, इंटरनल रूल्स, रेगुलेशंस के बारे में बताता है। अगर कोई भी एक्ट किया जाता है कंपनी के द्वारा बियॉन्ड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दैट इज सेड टू बी इंट्रा वायर्स, उसे इंट्रा वायर्स कहा जाता है, राइट। एंड देन इट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी जो है वो इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को, दैट इज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का डीओ भी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, लीगल एग्जिस्टेंस जो है कंपनी की वो इस सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही शुरू होती है। एंड एक ना नोटिस होता है, दैट इज अ नोटिस ऑफ कंस्ट्रक्टिव, जो आपका नॉलेज का नोटिस होता है वो इशू किया जाता है। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दीज आर व्हाट, दीज आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, दीज आर अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। तो अगर आप कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो कभी भी ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे नहीं पता था कि कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है, मैंने गो थ्रू नहीं किया, दिस इज योर फॉल्ट। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू डील विद द कंपनी, यू आर टू लुक इन टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यू आर टू लुक इन टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, राइट। तो ये चीज काफी जरूरी है, मैंडेटरी है। देन इट इज ओपीसी। देखो इन केस ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए, 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए, 200। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने चाहिए, 2। मैक्सिमम कितना चाहिए, 15। लेकिन ओपीसी इज व्हाट, ओपीसी इज 1% कंपनी। अब 1% कंपनी के केस में एक ही पर्सन होगा जो एज मेंबर रिएक्ट करेगा, एंड इट इज ऑलवेज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट इज ऑलवेज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सिर्फ एक नेचुरल पर्सन होगा जो कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो ओपीसी को सेटअप कर सकता है सोल मेंबर की तरह। छोटे बिजनेस के लिए काफी हेल्पफुल है, पर्सन ओपीसी को कर सकता है, उसका मेंबर बन सकता है, लेकिन उसे नॉमिनी बताना पड़ेगा, राइट। ऐसी कंपनी को नॉमिनी अपना बताना पड़ता है क्योंकि कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेशन और कंपनी चलती रहनी चाहिए, राइट। एंड फर्दर ओपीसी के केस में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, दैट शुड बी स्टेटिंग द नेम ऑफ द पर्सन, यानी कि कौन सा पर्सन होगा इन केस अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो वो मेंबर बन जाएगा उस कंपनी का। क्लियर है।
After that, it is related to the registration of the charges. It is related to the registration of the charges. जल्दी से कंफर्म कीजिएगा अगर यहां तक के सब पार्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं. काइंडली डू आंसर एट द अर्लीएस्ट. अगर यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, यस या नो लिख करके कंफर्म कर दीजिए. देखो, सबसे पहले चीज तो ये समझो कि चार्ज होता क्या है. चार्ज होता है एक इंटरेस्ट या लियन जो कि किसी कंपनी के एसेट के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिएट किया जाता है. लेट्स से द केस, कंपनी ने कोई लोन लिया, राइट, एंड आप उस लोन को सेफगार्ड करना चाहते हो, उसको सिक्योर करना चाहते हो. उसके लिए कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर एक आप इंटरेस्ट क्रिएट करते हो. दैट इज अ चार्ज. उसे क्या कहते हैं? चार्जेस कहते हैं. एंड चार्ज कुड बी द फिक्स्ड चार्ज, इट कुड बी द फ्लोटिंग चार्ज, इट कुड बी द पेरी पसू चार्ज. अब फिक्स चार्ज तो वो होता है जिसका अमाउंट जितना मेंशन किया उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता. फ्लोटिंग चार्ज वो होता है जो अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू के हिसाब से चेंज होता रहेगा, दैट इज अ फ्लोटिंग चार्ज. बट पेरी पसू चार्ज क्या होता है? दैट्स रिलेटेड टू कि सेम एसेट के ऊपर जब मल्टीपल लेंडर्स चार्ज क्रिएट करते हैं इन प्रपोर्शन टू द लोन दैट दे हैव गिवन, राइट, सैंक्शनड, तो उसे हम क्या कहते हैं? वी सेड टू बी पेरी पसू चार्ज. जैसे मान लो कि एक ये एसेट है और तीन लेंडर है. एक लेंडर ने लोन दिया 1 करोड़ का, एक ने 5 करोड़ का, एक ने 6 करोड़ का. तो सबसे ज्यादा बड़ा प्रपोर्शन किसका रहेगा चार्ज का? 6 करोड़ वाले का रहेगा, फिर 5 करोड़ वाले का, फिर 1 करोड़ वाले का. दिस इज अ पेरी पसू चार्ज, राइट. एंड कौन से एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं? मूवेबल एसेट के ऊपर भी कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी कर सकते हैं, अकाउंट जो डेप्ट्स होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, उनके ऊपर भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, करंट एसेट्स के ऊपर भी चार्ज क्रिएट कर सकते हैं. इट कुड बी एनीथिंग. नाउ व्हाट हैपेंस एक्चुअली कि इन चार्जेस को रजिस्टर करवाना जरूरी होता है. दीज चार्जेस आर टू बी रजिस्टर्ड. इनको रजिस्टर करवाना जरूरी है. एंड इन नॉर्मल सिनेरियो इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम नॉर्मल सिनेरियो में बात करते हैं तो चार्जेस को डेट ऑफ क्रिएशन के 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्टर करवाना होता है. विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन आपको चार्जेस को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, राइट. अब आरओसी जो है वो एक्सटेंशन दे सकते हैं अप टू 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन डेट की भी आप एडिशनल फीस पे करते हुए चार्जेस को रजिस्टर कर लो, राइट. तो 60 डेज का टाइम दिया जा सकता है कि भाई 60 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर कर लो. फर्दर आरओसी जो है मैक्सिमम लिमिट जो ग्रांट कर सकते हैं 120 डेज की लिमिट भी ग्रांट कर सकते हैं कि 120 डेज के अंदर अंदर आप चार्ज को रजिस्टर कर लो. लेकिन जो कंपनीज का अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था 2019 में, उसने क्या बोला? उसने कहा कि आरओसी परमिट कर सकते हैं 300 दिन तक का टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज कि भाई आप चार्ज को रजिस्टर कर लो, ठीक है. तो अदरवाइज क्या होता था? 60 और 120 होता था, लेकिन जो ऑडियंस आया उसने टाइम पीरियड कितना बढ़ा दिया? उसने कह दिया कि 300 दिन तक एडिशनल फीस आप पे करो और आप अपना चार्ज रजिस्टर करवा सकते हो. एंड आरओसी जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच चार्ज को इशू करने वाला है, राइट. अगर मान लो आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं करा तो जो लिक्विडेटर है वो ऐसे चार्ज को अकाउंट में नहीं ले सकता. लेट्स से केस कि बैंक है यहां पर और बैंक ने लोन दिया कंपनी को, एबीसी कंपनी को. अब इन्होंने चार्ज रजिस्टर करवाना था, बैंक ने चार्ज रजिस्टर मान लो नहीं करवाया. कल को कंपनी होगी लिक्विडेट. लिक्विडेट का मतलब होता है लीगल डेथ ऑफ द कंपनी. कंपनी होगी लिक्विडेट, राइट. अब इस सिनेरियो में क्या रहेगा? अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई है, अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई है तो इस सिनेरियो में क्या रहने वाला है? डेट बैंक इज गोइंग टू रिकवर द अमाउंट. और बैंक किसके पास आएगा? लिक्विडेटर के पास. लेकिन क्योंकि अब चार्ज तो क्रिएटेड ही नहीं था, देयर वाज नो चार्ज विच वाज क्रिएटेड, तो भाई अब बैंक अपने चार्ज को लेकर के नहीं जा सकता क्योंकि लिक्विडेटर उसे कंसीडर ही नहीं करेगा. लिक्विडेटर वॉन्ट बी कंसीडरिंग दैट पर्टिकुलर चार्ज. क्लियर है चीज? ये पॉइंट क्लियर है आपको? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है.
फर्दर प्लेज को बेसिकली चार्ज को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं होती। अगर प्लेज का चार्ज क्रिएट किया गया ना तो उसे रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। प्लेज का मतलब पता क्या होता है? प्लेज का मतलब होता है कि पोजेशन ऑलरेडी किसके पास है? पोजेशन इज ऑलरेडी विद द लेंडर, बिकॉज इन केस ऑफ प्लेज पोजेशन इज विद द लेंडर, ऑनरशिप किसके पास होती है? हु विल बी हैविंग द ऑनरशिप? काइंडली डू आंसर। ऑनरशिप इज विद द बोरोअर। ओनरशिप बोरोर के पास ही है, लेकिन जो पोजेशन होता है वो लेंडर के पास होता है, राइट। एंड अगर मान लो, वैसे तो देखो ये ड्यूटी होती है कंपनी की, कि कंपनी को चार्ज रजिस्टर करवाना होता है विद द आरओसी। लेकिन मान लो कि अगर कंपनी चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाती आरओसी के पास विद इन 30 डेज, तो वो कंपनी जिसकी फेवर में चार्ज क्रिएट किया जा रहा था वो आरओसी को बेसिकली खुद से अप्रोच कर सकते हैं, एंड रजिस्ट्रार जो है वो विद इन 14 डेज ऐसे रजिस्ट्रेशन को अलाउ कर सकता है, एंड बाद में जो पैसा लगा उनका वो रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से रिकवर कर सकते हैं वो। फर्दर सेक्शन 79 कहता है कि भाई अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस या एक्सटेंट जो है वो मॉडिफाई करवाना है तो डेट कैन बी डन अंडर सेक्शन 79, डेट कैन बी डन। फर्दर देयर इज अ रजिस्टर जो शोकेस करेगा भाई कौन कौन से चार्जेस क्रिएट किए गए हैं, राइट। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी वो सभी उसमें मेंशन्ड होंगी, राइट। इट कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एनी पर्सन, इट्स अ पब्लिक रजिस्टर। इट्स अ पब्लिक रजिस्टर। इफ यू वांट टू चेक कि भाई कौन कौन से चार्ज रजिस्टर किए गए हैं तो वो सब आपको मिल जाएंगे वहां पर। दैट इज अ पब्लिक रजिस्टर। देन इट्स रिलेटेड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्जेस। सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्जेस का मतलब होता है जब आपने कोई लोन दिया, आपने चार्ज क्रिएट करवा दिया, कंपनी ने चार्ज क्रिएट करवाया एंड आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया चार्ज का, बट आफ्टर द लोन इज बीइंग रीपेड, अब उसको हटाना भी तो है चार्ज को, तो सेक्शन 82 उसके साथ डील करता है। कंपनी जो है वो इंटीमेट करती है आरओसी को कि भाई उसने पेमेंट कर दी है, जो भी उसने लोन लिया था उसने उसको पेमेंट कर दी है, पूरी की पूरी पेमेंट कर दी है। एंड जैसे ही वो पेमेंट कर देगा उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी ऐसा इंटीमेशन दे देती है आरओसी को। एंड देखो इस सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर करने से पहले, क्योंकि अब कंपनी ने बताया है, आरओसी को वेरीफाई करना पड़ेगा। सो कंपनी ने बताया किसको? आरओसी को, कि हमने ये पैसा वापस कर दिया, इस चार्ज को हटा दो, ठीक है। तो अब आरओसी को इस चीज को क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो आरओसी होल्डर को यानी कि लेट्स से लेंडर को एक नोटिस भेजेगा, हैंड अपना होल्ड लेंडर को एक नोटिस भेजेगा कि जब भी आपको ये नोटिस मिलता है तो उसके बाद विद इन 14 डेज आपको बताना है कि क्यों इस सेटिस्फेक्शन को रिकॉर्ड ना किया जाए। तो ये इसको पूछेगा भाई कि आप बताओ कि इस सेटिस्फेक्शन को रिकॉर्ड क्यों ना किया जाए, क्योंकि हमें तो कहा है कंपनी ने कि हमारा चार्ज सेटिस्फाई कर दो, राइट। एंड अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं होती है तो जो मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो एंटर कर दिया जाएगा रजिस्टर में, राइट, एंड चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू सो फार? काइंडली कंफर्म। सर ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री बैंकिंग के लिए चलती है क्या? यस डेफिनेटली इट वर्क्स वेरी वेल। अगर रिकॉग्नाइज्ड आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं इट वर्क्स वेल, नो इश्यूज इन दैट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू रजिस्टर ऑफ चार्जेस। ऑलरेडी आपको बताया रजिस्टर ऑफ चार्जेस होता है जिसमें सभी चार्जेस रहेंगे। पनिशमेंट क्या है? अगर कोई कंट्रावेंशन करता है प्रोविजन के साथ तो पेनल्टी पड़ सकती है, जो कि 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक की हो सकती है। एंड साथ के साथ जो भी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होगा उसे उम्र कैद, नॉट उम्र कैद, लेकिन उसे जेल हो सकती है 6 महीने की, एंड या फिर उसको फाइन भी पड़ सकता है 25,000 से लेकर के 1 लाख तक का, या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं। अब कुछ एक अमेंडमेंट्स हुई हैं उनको गो थ्रू कर लेते हैं। अमेंडमेंट्स को गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू कि प्राइवेट कंपनी के केस में पहले रिक्वायर्ड था मिनिमम पेड अप कैपिटल, लेकिन अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट इट डाउन। अब रिक्वायरमेंट नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर थी 5 लाख की, अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रू, बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, पहले कॉमन सील जो था वो मैंडेटरी था, लेकिन अब कॉमन सील जो है वो ऑप्शनल है। यू कुड बी यूजिंग द कॉमन सील, दैट इज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, और यू कुड नॉट बी यूजिंग द कॉमन सील। रिक्वायरमेंट नहीं है सच कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी, कॉमन सील करवाना ही पड़ेगा, यानी कॉमन सील आपको अफिक्स करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अब आपको
कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब सेक्शन 11 को ओमिट कर दिया गया है, लेकिन अब इसको सेक्शन 10A की तरह लेकर आया गया है अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के तहत, राइट। फर्दर, शेयर सर्टिफिकेट वाज इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। अब देखो, कॉमन सील का इस्तेमाल ही ऑप्शनल कर दिया गया है, ठीक है। तो कोई ऑथराइजेशन नहीं है, उसकी जगह पर अगर कोई 2 डायरेक्टर्स हैं ऑथराइज कर देते हैं, या फिर एक डायरेक्टर और एक का कॉमन सील भी अफिक्स कर दी जाती है, उसको भी सफिशिएंट मान लिया जाएगा, उस शेयर सर्टिफिकेट को भी सफिशिएंट माना जाएगा। फर्दर, जो सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 है, पहले ये होता ही नहीं था, दैट्स रिलेटेड टू डिविडेंड डिक्लेरेशन। यानी कि अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करना है, डिविडेंड का मतलब समझते हो, लाइक आपने कंपनी का शेयर परचेज करा, तो कंपनी आपको पे ऑफ करती है, यहाँ तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलती है। आपका शेयर पहले 100 रुपीज का था, अब हो गया 110 का, तो आपका 10 रुपए का कैपिटल इंक्रीज हो गया, राइट। दूसरी चीज क्या है, कंपनी आपको डिविडेंड पे ऑफ करती है। अब रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी कंपनी ने अगर डिविडेंड पे करना है ना, तो उनको पहले अपने जो भी पुराने लॉसेस थे, जो भी उनका डेप्रिसिएशन का अमाउंट था जो उन्होंने पहले प्रोवाइड नहीं करा, पहले उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा करंट ईयर के प्रॉफिट के अगेंस्ट, उसके बाद ही आप कोई डिविडेंड इशू कर सकते हो, राइट। अदरवाइज द डिविडेंड कैन नॉट बी इशूड, अदरवाइज डिविडेंड इशू नहीं कर पाएंगे। देन इट इज रिलेटेड टू द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, इट इज अबाउट द LLP, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को हमने डिस्कस करा, फटाफट से आपको बता देता हूं कि चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कोई भी आपको मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कॉमन सील का इस्तेमाल कर रहे हो, डेट इज नाउ वेरी मच ऑप्शनल, वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। फर्दर, अगर मैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की बात करूं, तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, इस सेक्शन 11 को खत्म कर दिया गया था, लेकिन सेक्शन 10A को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर कॉमन सील का इस्तेमाल पहले किया जाता था, लेकिन अब ऑप्शनल है। अब उसके केस में 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं, ऑथराइज डायरेक्टर साइन कर सकते हैं, या फिर एक डायरेक्टर और कॉमन सील आप अफिक्स कर दो, वो भी सफिशिएंट है। एंड सेक्शन 123 कहता है कि अगर कंपनी ने डिविडेंड इशू करना है, तो पहले कंपनी को अपने जो भी कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेज है उनको, एंड साथ ही साथ डेप्रिसिएशन अगर कोई प्रोवाइड नहीं करी थी, उन्हें सेट ऑफ करना पड़ेगा करंट ईयर के प्रॉफिट से। उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है तो कंपनी डिविडेंड इशू कर सकती है। क्लियर है चीज? It was all about today video. I hope that you must have enjoyed the content of this video. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी तैयारी करें फॉर द अपकमिंग एग्जाम। So I'll be seeing you in the next video tomorrow at the same time, 6:15 AM in the morning, right? So अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए बैंक प्रमोशंस का, आपको सिंपली व्हाट्सएप करना है टू द नंबर 8360944207। प्रमोशंस लिखिएगा या प्रमोशन अपडेट लिखिएगा और उसे व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर के ऊपर, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। हैप्पी लर्निंग।